जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज हम यहाँ पर एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह जो 2026 वाला आ चुका है, पांचवा संस्करण, इसके बारे में जो है बात कर रहे हैं। इसके अभी तक हमने कई वीडियो बना चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने बिहार के सामान्य परिचय की बात कर ली है। बिहार में हमने एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की बात कर ली। बिहार के मध्यकालीन इतिहास की बात हमने मिडेवल हिस्ट्री कर ली है। आज का जो हमारा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे बिहार की, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम जो है आपके आते हैं। फिर इस टॉपिक के बाद हमारा बिहार का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। बिहार से ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो है आपकी चल रही है ना। और यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जब ये सीरीज चल रही है तो इसके साथ भी और भी वीडियोस आ रही है आपकी। अगर जैसे वीडियोस की बात की जाए तो आपका सॉल्व पेपर भी आ रहा है, प्रीवियस ईयर पीवाई की सॉल्व पेपर आ रहा है, साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, तो उसको भी जरूर आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले आधुनिक बिहार के इतिहास की बात कर लेते हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास में भी हम यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश के बारे में बात करेंगे, जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करेंगे, 1857 क्रांति और बिहार की स्थिति के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में बात करेंगे, पृथक बिहार का गठन कैसे हो गया इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके जो 5 टॉपिक है आधुनिक बिहार में, इन 5 टॉपिकों पर एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट जो है बात करेंगे। तो ध्यान से विदाउट स्क्रिप्ट की आपको देखना है। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश की बात किया तो यूरोप कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों में आए थे और हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। और ये पटना से सौरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले प्राप्त जो है करते थे। अब जब पुर्तगाली आए तो पीछे डच कैसे रह सकते थे, जो कि हॉलैंड एवं नीदरलैंड के निवासी थे। तो डच जो है पटना में सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित रूप से व्यापारिक कोठी डचों के द्वारा स्थापित जो है की गई थी। 1632 में पटना में इन्होंने कॉलेज की उत्तरी इमारत में व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया। और डचों की जो अभिरुचि थी वो सूती वस्त्र एवं सौरा में थी। सूती वस्त्र और सौरा में डचों की सबसे ज्यादा रुचि थी। पुर्तगाली आए, डच आए, तो फिर उसके बाद आपके अंग्रेज भी आ गए। अंग्रेज जो है आपके 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 में बंद भी कर दिया गया। और व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक जो अंग्रेजों को सफलता मिली है वो 1651 ईस्वी में देखने को मिलती है। एक अंग्रेज यात्री आया था पीटर मुंडी 1632 में, जिसने बिहार आया था और व्यापार की संभावनाओं को इसने देखते हुए और डचों व्यापारियों कंपनी व्यापार करते हुए इसने देखा, तो यह इससे प्रेरित हुआ और बिहार में व्यापार को प्राथमिकता जो है देने लगा। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री जो है वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। और यह शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक भी यहीं पर जो है हुआ था। इसके बाद डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, तो डेनिस भी आए। डेनिस कंपनी ने 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि ये सभी फैक्ट्री अपनी जो है अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे। इसके बाद बंगाल, बिहार और अंग्रेजों की अगर स्थिति की बात किया है तो मुगल बादशाह जो फर्रुखियर था 1713 से 1719 तक, 1717 में अंग्रेजों को बंगाल सूरत में व्यापार करने और सिक्के के प्रयोग को इसमें मुगल शासक फर्रुखियर के द्वारा मान्यता जो है दे दी गई। और इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है कहा गया। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखियर ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार भी बनाया और 1719 में उड़ीसा की सूबेदारी भी दे दी गई। इसके बाद मुर्शीद कुली खां व्यक्ति बैठते हैं। इनके बाद में सुजाउद्दीन ने 1727 बंगाल का नवाब बना। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना? सुजाउद्दीन 1727 से बंगाल का नवाब बना। 1733 में बिहार का प्रदेश जो है उसके अधीन आ गया और 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार के रूप में बनाया गया। तो बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया गया। 1739 का जब समय आया, 1739 का, सरफराज खां जो था बंगाल का नवाब बना और वह एक अयोग्य शासक था। तो अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित किया और स्वयं बंगाल का नवाब जो है बन गया। इसके बाद अलीवर्दी खान ने 1740 में जब बंगाल का नवाब बन गया तो बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया, मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया। और व्यापारिक हितों के लिए नवाब और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष जो है अब स्वाभाविक हो गया, क्योंकि अलीवर्दी खान एक्टिव हो गया था, है ना। तो उसके बाद 1756 का समय आता है तो अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके नाती जो थे सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब है, यह बना। और सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी का पुत्र था। और सिराजुद्दौला के नवाब बनने के साथ उसके जो अन्य दामाद भी थे उनमें क्या हुआ, नाराज हो गए। इसमें ढाका के नवाब और पूर्णिया के उपनवाब प्रमुख थे।
सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच जो पहला संघर्ष देखने को मिलता है, आपने 1757 में पढ़ा होगा, 23 जून 1757 में, यहीं से उभर कर सामने आता है। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच में जो पहला संघर्ष हुआ वो 4 जून 1756 को कासिम बाजार में हुआ और 16 जून 1756 को उसे कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रैक को कलकत्ता छोड़ना पड़ गया उस समय। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। और इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की जो घटना है हॉलवेल के द्वारा प्रचलन में आ गई। और हॉलवेल ने क्या कहा? हॉलवेल ने कहा कि 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटित हुई। इसके अनुसार कहा गया कि सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को जब कमरा खोला गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। और इस घटना को क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार करके 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि के लिए सिराजुद्दौला को विवश जो है कर दिया। आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी घटना के द्वारा पूरा पासा पलट गया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पिलासी नामक स्थान पर लड़ाई हुई। अब लड़ाई में मीर जाफर पहले ही नवाब के सेनापति जो थे अंग्रेजों के पास चले गए थे, है ना। राय दुर्लभी दीवान जो थे वो अंग्रेजों की शरण में थे। मानिक चंद प्रभारी थे, प्रभारी अधिकारी थे, ये भी आपके थे। अमीर चंद व्यापारी, जगत सेठ बैंकर, ये सभी आपके अंग्रेजों के पहले ही साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन मीर मदन और मोहन लाल जैसे वे सेनापति जो सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया और निष्ठा पूर्वक लड़े थे, हालांकि हार गए थे, वो अलग बात है, क्योंकि जब इतने सारे जब विरोधी हो तो हारना लाजमी हो जाता है। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या जो है कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना, जो कि 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। पहले मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया कठपुतली बनाकर 1757-1760 तक, लेकिन 1760 में जब पेट नहीं भरा अंग्रेजों का तो उसने उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ना थोड़ा सा एक्टिव था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से राजधानी मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर कर दी और मुंगेर करने के साथ ही उसने अंग्रेजों के द्वारा दस्तक था, मतलब कि जो कर लिया जाता था, उसके दुरुपयोग के कारण स्थानीय व्यापारियों को करों से समाप्त कर दिया, मतलब करों से छूट प्रदान कर दी। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और उनका जो आर्थिक था वो कमजोर होने लगा और सेना को आधुनिकी रूप से प्रशिक्षित भी मीर कासिम करने लगा, जिसमें गुरनीर खां एक आर्मीनियाई व्यक्ति था इसके द्वारा। और दूसरी ओर मीर कासिम ने क्या किया भाई? दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त करके उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय व्यय का ब्यौरा जो है देने को तैयार नहीं था। और मीर कासिम ने पटना पर अधिकार भी कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार जो है कर दिया और मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेना नायक शोमरू वोल्टर रेनहॉल्ड के नेतृत्व में पटना पर अभियान करके एलिस 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या जो है कर दी गई और इस घटना को हत्याकांड के रूप में जाना गया, पटना हत्याकांड के रूप में। इसके बाद मीर कासिम ने की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने और मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। इन तीनों का जब गठजोड़ हुआ एक युद्ध सामने आता है, कौन सा? बक्सर का युद्ध। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध सामने आता है। तीनों सेनाओं की सेनाएं थी और अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और तीनों सेनाओं की सेना अंग्रेजों के सामने हार गई और युद्ध का जो कार्यकाल चल रहा था उस समय बंगाल का मीर जाफर था, जिसका दूसरा कार्यकाल था, क्योंकि पहले मीर जाफर बनाया गया, फिर मीर कासिम बनाया गया, फिर मीर कासिम ने विरोध किया तो मीर जाफर को फिर से बना दिया गया। अब जब बक्सर का युद्ध हुआ, जब हारे भी गए 1764 में, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की क्या मिल गई? लगान वसूली, दीवानी का अधिकार मिल गया और बदले में मुगलों को अवध का कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र देकर अवध से प्राप्त हुआ। अब क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई और इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो नवाब के पास दे दिया गया, जबकि सैन्य कर वसूली के अधिकार जो है अंग्रेजों ने अपने पास में रख लिया। द्वैत शासन का परिणाम यह हुआ कि 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में एक भीषण अकाल देखने को पड़ता है। इसमें पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में अकाल का प्रकोप सबसे ज्यादा भयंकर था।
अब 1765 में इन्होंने द्वैत शासन लगाया था, तो 1772 तक ये द्वैत शासन चला और बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसके द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, नवाब का पद अंत कर दिया गया और बंगाल का जो अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला था। कौन था? मुबारक उद्दौला था। अब इसके बाद 1765 में जो दीवानी अधिकार है वो प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए जो राजा सिताब राय को नायब दीवान बनाया था और बंगाल के मोहम्मद रजा खान को और उड़ीसा में बात किया तो राय दुर्लभ को, ये तीनों व्यक्तियों को अलग अलग जगह पे राजस्व वसूली के लिए दीवान जो है नियुक्त किया गया था। अब 1770 का समय आया तो बिहार में एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है जेम्स अलंगजेंडर थे। लगान वसूली का काम अब परिषद को मिल गया और सिताब राय ने फिर शासनिक कार्य जो है रह गया। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा, जिसकी जांच अधिकारी जॉन सॉर ने की एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। इसके सुझाव पर 1784 में पटना में एक ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज गास्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण जो है कराया गया था, जो वर्तमान में भी आप पटना में सुनते होंगे गोलघर बना हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के अगर बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर कई जनजातीय विद्रोह हुए हैं। अब कारण क्या था? जैसे कि हमने बताया, जनजातीय विद्रोह के कारण प्रमुख था कि अंग्रेजों ने बढ़ते हुए प्रकोप के चलते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप जो है करना प्रारंभ कर दिया था जनजातीय क्षेत्रों में भी। अब इसमें बिहार के झारखंड क्षेत्र में कुछ जनजातियां ऐसी थी जो प्रमुख निवास करती थी और इन जनजातियों के में हस्तक्षेप जब अंग्रेजों ने किया तो कई विद्रोह सामने आते हैं। अब समय उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब एक ही था, है ना। अब ये कुछ विद्रोह है, जैसे पहाड़िया विद्रोह 1748 में हुआ था राजमहल के क्षेत्र में, जिसका नेतृत्व करता राजा जगन्नाथ थे। तिलका मांझी विद्रोह 1778 से 85 में हुआ भागलपुर के क्षेत्र में। तिलका मांझी इसमें राजा जगन्नाथ थे पहाड़िया विद्रोह में, तिलका मांझी विद्रोह में थे। तमाड़ विद्रोह की बात किया 1789 से 1832 में हुआ छोटा नागपुर के क्षेत्र में। भोलानाथ सहाय इसके नेतृत्व करता थे। चैरों का विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ पलामू में, भूषण सिंह इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे। हो विद्रोह 1820 से 21 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, बुद्धो भगत इसमें नेतृत्व करता थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना में हुआ, सिद्धू कानू चांद भैरव इसमें नेतृत्व करता थे। इसके बाद आपका सरदारी विद्रोह 1858 से 95 में हुआ, छोटा नागपुर सिंहभूम के क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ, छोटा नागपुर में, बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व करता थे। और ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 में हुआ, गुमला क्षेत्र में, जतरा भगत इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे। तो ये कुछ विद्रोह हैं और ये कैसे विद्रोह हैं? जनजाति विद्रोह हैं, याद रखेगा। जनजाति विद्रोह एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। अब कुछ विद्रोह बहुत प्रमुख है, जैसे संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ही यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में फैला था, जिसे दामन ए कोहे के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति शोषण के विरुद्ध पहला सशक्त जनजाति विद्रोह था और इस विद्रोह का कारण था बाहरी लोगों को ये दीकू के द्वारा शोषण मानते थे, है ना। जो बाहरी लोग थे उन्हें दीकू कहते थे और ये शोषण करते थे, जैसे मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन बाहरी लोग जो है करते थे। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है संथाल विद्रोह का, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये आपके 4 भाई थे, इनके द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बनाया गया। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने के लिए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी और कैप्टन अलेक्जेंडर और कैप्टन थॉमस, लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और यह विद्रोह असफल रहा। लेकिन इसके जो परिणाम है वह संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 सामने बनकर आ गया था और संथाल परगना का गठन किया गया था, जिसमें परहा पंचायत और मांझी व्यवस्था को मान्यता जो है दे दी गई थी। आप समझ सकते हो किसी विद्रोह का परिणाम क्या रहा, इससे बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यह सफल रहा, असफल रहा, इससे महत्वपूर्ण कम रहता है ना। लेकिन उसके परिणाम देख सकते हो क्या छोड़े इसने परिणाम। अब इसी तरह एक मुंडा विद्रोह भी प्रमुख रहा है, जो कि 1895 से 1900 के दरमियान चला था। यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह की व्यापकता इतनी थी कि इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाने लगा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था दीकुओं द्वारा, बाहरी लोगों द्वारा शोषण, और शोषण में भी खुटकट्टी व्यवस्था थी। इनमें खुटकट्टी व्यवस्था में बाहरी लोग परिवर्तन कर रहे थे। खुटकट्टी व्यवस्था में क्या था, जो भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी और अंग्रेज इस सामूहिक व्यवस्था को क्या कर रहे थे, समाप्त करके जमींदारी व्यवस्था लागू कर रहे थे। जबकि मुंडा विद्रोह में भूमि व्यवस्था में खुटकट्टी व्यवस्था है, जिसे सामूहिक स्वामित्व के रूप में जाना जाता है।
यह विद्रोह का जो नेतृत्व है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग कर गुरु आनंद पांडे वैष्णव धर्म की दीक्षा ले डाली और स्वयं को सिंह बोगा के अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवादी का उपदेश जो है दिया हुआ था। अब इसी के दौरान यह विद्रोह प्रारंभ में सामाजिक सुधार के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक रूप मोड़ जो है ले लिया, तो राजनीतिक रूप में परिवर्तित भी हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 देखने को मिलता है, जिसमें कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया भी था। लेकिन वही है कि जब उस समय शासन बहुत मजबूत था, तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण मृत्यु हो गई बिरसा मुंडा की, और मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह भी समाप्त होते देखने लगा। परिणाम क्या हुआ, तो खुटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू लेकिन कर दिया गया। खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया। छोटा नागपुर में काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित कर दिया गया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 से इसको मनाया जा रहा है। इसके बाद ये तो 1857 से पहले के हैं। अब 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में कुछ विद्रोह हुए थे, जिसमें एक बहावी आंदोलन भी प्रमुख है। बहावी आंदोलन के जो स्पॉन्सर या प्रवर्तक जो थे अब्दुल अल बहाब थे, और इन्होंने अरब क्षेत्र में इसको जो है प्रारंभ किया था। लेकिन भारत में इसको किसने प्रारंभ किया? भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी राय बरेली से थे। इनके द्वारा नेतृत्व जो है बहावी आंदोलन का किया गया था। परिणाम इस प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, लेकिन वही है कि धार्मिक सुधार के साथ साथ बाद में राजनीतिक सुधार की ओर यह आंदोलन परिवर्तित हो गया। भारत इस आंदोलन के 2 प्रमुख केंद्र थे। प्रथम सितना जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, दूसरा पटना, और पटना केंद्र से धन और स्वयं सेवकों को सितना जो है भेजा जाता था, याद रखिएगा। तो पटना इसका प्रमुख केंद्र था बहावी आंदोलन का। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में 4 प्रतिनिधि चुने थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का जो फराजी आंदोलन चल रहा था उस समय बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था, और इसके फराजी आंदोलन संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अंबाला में और 1865 में पटना में एक अभियान चलाया गया था। बहावियों को नेताओं को कारावास एवं मृत्यु दंड की सजा दी गई और अंततः इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। इसके बाद सामने आता है नोनिया विद्रोह। अब नाम से मत जाइए, नोनिया विद्रोह भी आता है, एक आपका लोटा विद्रोह भी आता है। पहले नोनिया विद्रोह की बात किया है। 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में नोनिया विद्रोह होता है। बिहार के सोदा उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा विद्रोह किया गया। सोरा का उपयोग जो है किसके लिए? बारूद बनाने में किया जाता था, और बिहार में सोरा का उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर एवं पूर्णिया के क्षेत्र में होता था। बिचौलिए क्या करते थे? कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को दे देते थे और मुनाफा स्वयं रख लेते थे, जिसका लाभ किसानों को नहीं मिलता था। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्तचर रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने इस पर क्या आदि रोक लगा दी, और इस विरोध का नोनिया समुदाय ने विरोध किया और अंततः अंग्रेजों को यह विद्रोह दबा दिया। इसके बाद आता है एक आपका लोटा विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ था, और लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। हालांकि होता क्या था, जेल में कैदी थे, पहले इन्हें पीतल का लोटा दिया जाता था उपयोग करने के लिए, लेकिन सरकार ने बाद में इन्हें मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते क्या हुआ, कैदियों ने कड़ा विरोध किया और 1856 विद्रोह सामने आया। अंग्रेज सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का कटोला देना पड़ गया। तो ये पीतल के लोटा संबंधित है आपका लोटा विद्रोह। 1857 की क्रांति एवं बिहार की स्थिति की बात किया, लेकिन उससे पहले बिहार विद्रोह के कुछ नेतृत्वकर्ता कौन रहे इसकी बात किया है। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ये आपके विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन रहे इसके बारे में बात की। अब 1857 की क्रांति की अगर बात किया है, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में क्रांतियों ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा जो है दे डाली है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कई कारण थे, लेकिन जो उस समय क्रांति हुई वो एक तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, और यह घटना उत्तरदायी मानी जाती है। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को उन्होंने सर्जेंट ह्यूशन एवं लेफ्टिनेंट बक को गोली मारी और गंभीर रूप से तलवार से घायल कर दिया, और लेकिन 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी जो है दे दी गई, क्योंकि इन्होंने बग और सर्जेंट पर गोली चलाई, तलवार से हत्या भी मतलब गंभीर हमला भी किया, तो इनको फांसी दे दी गई। लेकिन 1857 की क्रांति में आग जो लग चुकी थी, तो इसका 10 मई 1857 को मेरठ से इसका उद्भव हो गया। मेरठ छावनी के सैनिकों ने साथियों को जेल से छुड़वाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया।
दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया और विद्रोह की शुरुआत कर डाली। अब इसी दौरान बिहार में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के, और अब झारखंड में है, रोहिणी गांव 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट जो है मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड ने दबा दिया और विद्रोही सैनिकों को फांसी जो है दे दी गई। रेजिमेंट को बंद कर दिया। पटना में फिर विद्रोह हुआ। 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया और पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर के असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ कर दिया और यहीं से बाबू कुंवर सिंह हो जाते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 30 जुलाई सरकार के तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिलों में सैनिक शासन भी लागू कर दिया गया। इसके बाद विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड में भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया और टिकारी राज पर हमला करके 10,000 रुपए लूट लिए। अब बाबू कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इनके बारे में थोड़ा बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से 1857 क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। हालांकि बाबू कुंवर सिंह के जो अनुयायी समर्थक थे, इनका भाई अमर सिंह, रित नारायण सिंह, इनके भतीजे निशान सिंह, जय किशन सिंह। बात यहां तक नहीं होती है, 4 प्रमुख जमींदार भी इनके साथ में थे, नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विश्वेश्वर सिंह। इन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था और पटना आकर इन्होंने भेंट का निमंत्रण भी भेजा था। लेकिन पता था बाबू कुंवर सिंह को जो मौलवी अहमदुल्लाह, मोहम्मद हुसैन और वायजुल हक के साथ जो घटना विश्वासघात की हुई थी, इसको समझते हुए टेलर से भेंट करना बाबू कुंवर सिंह ने अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और सबसे पहले जगदीशपुर की बंदूकें, गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित कर डाला। 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने के आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। डनवर जो है मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ गया। अंग्रेजों ने उनकी हवेली और मंदिर को तोड़ डाला और आरा जगदीशपुर पर अधिकार जो है कर लिया। कुंवर सिंह ने रीवा और बांदा रास्ते पहुंचते पहुंचते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाही ने आजम का गढ़ किला जो है फरमान में दे दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के युद्ध किया। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ ब्रिटिश अधिकारी मिलमैन को हराया था। इसके बाद अवध में जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर शिवपुर घाट गंगा नदी को पार करते समय सेनापति डगलस ने गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ पर कर मार दी और वह घायल हो गए। उन्होंने अपना बाएं हाथ गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है अकिंचन भेंट स्वीकार करो। समझ सकते हो इतना जज्बा था उनमें। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर वापस लौटे और 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में इन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। उस इसी अवसर पर 23 अप्रैल को ही विजय दिवस मनाया जाता है। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। उनकी जब मृत्यु हुई तो जगदीशपुर स्वतंत्र था। यह क्वेश्चन पीटी से लेकर इंटरव्यू तक जा सकता है, पूछा जा सकता है। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हुई तो जगदीशपुर स्वतंत्र था? हाँ, आप कहेंगे स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर के पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन उसी बहुत ज्यादा समय हो गया था तो 1858 में अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गई और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा कर दी, लेकिन अमर सिंह को दंडित जो है किया गया। हालांकि अमर सिंह को नहीं, कई और व्यक्ति को भी दंडित किया गया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। संस्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मुंबई कॉलेज में किया गया। नामकरण दादा भाई नेरोजी ने रखा। प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद बनर्जी थे। प्रथम सचिव एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। 72 सदस्य इसमें शामिल थे, जिसमें बिहार के एक भी सदस्य शामिल नहीं थे। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। कांग्रेस की स्थापना और बिहार की बात किया तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में होनी थी, लेकिन वहां पर हैजा फैलने के कारण यह बैठक बंबई में आयोजित की गई।
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूमेश बनर्जी ने की, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लेकिन दूसरा जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने की। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। और 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उस समय अध्यक्षता की। अब बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था, आर.एन. मधुलकर ने इसकी अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें महासचिव थे। मजहरुल हक स्वागतकर्ता इसमें बनाए गए थे। बैठक में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 5 रुपए से घटाकर केवल 1 रुपए कर दी गई। इसके बाद जब गया में अधिवेशन हुआ तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। असहयोगी आंदोलन को समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में इसमें मतभेद हो गया। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में जाकर यहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर डाली। तो 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कर ली। रामगढ़ अधिवेशन आता है, मौलाना अब्दुल कलाम के आजाद में अध्यक्षता की। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय जो है लिया गया। सुभाष चंद्र बोस और सैजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक जो है यहाँ पर की गई थी। इसके बाद आपकी बात की जाए तो बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन एवं बिहार की स्थिति बात की जाए, कुछ यहाँ पर आपके स्वदेशी आंदोलन 1905 में गठित हुआ था। किसके लिए? बंगाल विभाजन की गार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 अक्टूबर 1905 को वायसराय तत्कालीन लॉर्ड कर्जन ने की। इन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी जो है बंगाल विभाजन हो जाएगा। कर्जन ने बंगाल विभाजन कहा कि प्रशासनिक कारण है इसके पीछे उत्तरदायी जो विभाजन हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण बताया जाता है कि बंगाल में जो राष्ट्रवादी भावना फैल रही थी, इस भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन को मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना 1906 में की गई, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द जो है कर दिया गया। अब इसके साथ ही एक मुजफ्फरपुर बम कांड भी आता है। मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 को हुआ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी इस बम कांड से जुड़े थे। जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी और बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद दोनों लोग रेलवे लाइन समस्तीपुर से भाग निकले, लेकिन प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास में आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए और 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी जो है दे दी गई। इसके बाद होम रूल लीग और बिहार आंदोलन की बात किया तो 1918 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना को किया गया। बिहार में 16 दिसंबर 1916 में मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई, जिसमें खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान, राय बहादुर उपाध्यक्ष, आपके चंद्रवंशी सहाय, बैद्यनाथ सहाय सचिव थे। एनी बेसेंट ने पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आए। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त करना। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आता है, जहां पर गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है ना। गांधी जी यहीं से प्रमुख भी हो जाते हैं। चंपारण के किसानों ने 3 कट्ठिया प्रणाली जो चल रही थी इसका विरोध किया। इसमें किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठों पर खेती जो है नील की करनी पड़ती थी, और इस 3 कट्ठे खेती से भूमि जो है बंजर हो रही थी और आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ में अधिवेशन जब हो रहा था तो मुरली बरवाहा गांव के पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को कांग्रेस का जो है अवगत कराया था। अवगत जब कराया तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांट एसोसिएशन के सचिव जी.एम. विल्सन से जांच के कार्य करने का सहयोग करने का अनुरोध किया। इस दौरान बतक मियां नामक एक रसोइयों ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.बी. हैकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना को जारी कर दिया। धारा 144 के उल्लंघन में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रात में रिहा भी कर दिया गया। गांधी जी स्वतंत्र जांच के लिए 13 मई 1917 को अपनी रिपोर्ट जो है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी थी। कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का इन्होंने गठन किया। समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश आयुक्त F.G. इसलाई, महात्मा गांधी,
LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और जी नैनी जैसे अन्य सदस्य शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। 29 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रीगेशन बिल विधानसभा परिषद में पेश किया गया और यही बिल 1 मई 1918 को गवर्नर जनरल हस्ताक्षर से चंपारण कृषक एक्ट पारित हो गया और कहा गया कि तिनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों से जो अवैध वसूली की गई थी उसका 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग सफल रहा और चंपारण में जो कृषक सत्याग्रह हुआ था वो अहिंसक संघर्ष हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई का पथ प्रदर्शक बन गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण की क्रूर निलहे MP एमन ने राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर कहा, चंपारण का वह अकेला मर्द है जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। जब ये धारा गांधी जी पर 144 लागू हो गई थी तो महात्मा गांधी ने कहा, मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि अवज्ञा से पहले ही मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए का जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, न तो कोई मेरे पास जमानतदार है न ही मेरे पास जमानत के लिए पैसे हैं। तो खुद ही मजिस्ट्रेट ने स्वयं मुचलका भरा और जाने की आज्ञा दी और रातों रात गांधी चंपारण में लोकप्रिय हो गए थे। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को हुआ था। स्थान मुरली भरहवा में पश्चिमी चंपारण में। मृत्यु 20 मई 1929 को हुई थी। राजकुमार चंपारण में गांधी जी कुछ सहयोगी थे। राजकुमार शुक्ल, ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरुल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा और धरणीधर, ये सभी चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरे थे। इसके बाद चंपारण की किसान सत्याग्रह से प्रेरित होकर दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 1921 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले में किसानों के बढ़े हुए जो लगान दर थी इसके विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज विद्रोह का आंदोलन चलाया गया। अब यही आंदोलन क्या हुआ, लगान छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। फिर आपका एक बर्खास्त आंदोलन आता है जो कि 1937 से 38 में हुआ था। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया और जमींदारों द्वारा किसानों से जो भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में चलाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बाद किसान सभा, ये वेरी इंपोर्टेंट है किसान सभा, इसको थोड़ा सा जरूर याद करिएगा। किसान सभा की बात किया तो बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में साहेब मोहम्मद जुबैर खां की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया, लेकिन इसके कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनाए गए और सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर को सचिव बनाया गया। 1928 का समय आता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई जिसमें सचिव कृष्ण सिंह को बनाया गया। इसके बाद बिहार किसान आंदोलन कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता थे। अब इसके बाद बात की जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में और 1934 में हुआ था। इसी तरह तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 का समय आता है, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया जिसके सचिव NG रंगा थे। और इसको क्या गठन किया गया, किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उनका समाधान करना। प्रमुख किसानों की बात किया तो यदुनंदन शर्मा गया से हैं, यमुना करे दरभंगा सारण से, राहुल सांकृत्यान अम्बबारी सिवान से और कार्यानंद शर्मा मुंगेर से संबंधित थे। यहाँ पर अगर एक बात की जाए, स्वामी सहजानंद सरस्वती कुछ रचनाएं हैं। हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, किस झारखंड के किसान, किसान के संस्करण, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता रहस्य, जमींदारी को खात्मा कैसे हो, किसान को फंसाने की तैयारी, मेरा जीवन संघर्ष और कर्म खिलाफ, ये आपके क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की कुछ रचनाएं हैं, याद करिएगा। खिलाफत आंदोलन आता है और खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था, तुर्की के या किससे जुड़ा था, खलीफा पद से जुड़ा हुआ था, तुर्की के खलीफा पद से जुड़ा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के खलीफा को अपमानजनक शर्तों के विरोध में यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 के दरमियान चालू हुआ।
राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया, लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों के सहयोग से राष्ट्रीय आंदोलन को इसका उद्देश्य का नेतृत्व कर दिया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम के अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई और इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल की। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन जब तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खुद ही खलीफा का जब पद समाप्त कर दिया, तो खिलाफत जो आंदोलन चल रहा था वह स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया। अब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन ये बढ़ता हुआ नजर आया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही CR दास द्वारा असहयोग को प्रस्तावित किया गया और C विजय रघवाचार्य अध्यक्षता में से पूर्ण स्वीकृति मिल गई। नवंबर 1920 में शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन भी चलाया गया था। असहयोग आंदोलन क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रज किशोर, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में नाम वापस ले लिए। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत पेशा छोड़ दिया। इनके भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि वापस लौटी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन के रूप में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यहीं पर बात की जाए, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में एक बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया गांधी जी के द्वारा। मजरुल हक इसके कुलपति बनाए गए और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बनाए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने दीघा के पास एक मित्र खैर मियान से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना कर डाली और इन्होंने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से ही द मदरलैंड नामक एक अखबार भी निकाला हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए हम तो 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर बिहार पटना में हड़ताल आयोजित की गई। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना घटित हुई। गांधी जी के द्वारा 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करके वापस ले लिया गया। तो ये घटना चोरा चोरी कांड से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की बात की जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हम स्वराज्य पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस का जब 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार गया में हुआ था, तो जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था विधायिका में प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। फरवरी 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह ने किया था बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। अब स्वराज्य पार्टी के बाद साइमन कमीशन और बिहार आता है। साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और यह आयोग भारत के मॉन्टेग्यू चेकपोस्ट सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया हुआ था। इसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट नामक पार्टी का गठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया गया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी विचारों को बढ़ाना और किसान मजदूरों को संगठन करना। इसके बाद शवनय अवज्ञा आंदोलन बिहार आता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य के साथ सवनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह का आरंभ किया। तो 12 मार्च याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कितने सहयोगी? 78 व्यक्ति सहयोगियों के साथ इसमें बिहार में एकमात्र सहयोगी गिरवरीधर चौधरी करो बाबू के नाम से जाना जाता है, यह शामिल हुए थे। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। इन्हें करो बाबू मैथिली गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया।
चवनावज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। चवनावज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन भी चलाया गया। सहारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सजा दे दी गई। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह, बनारसी सिंह प्रमुख थे। अब यहाँ पर कुछ आपके प्रमुख हैं, जैसे नखास पिंड यात्रा, जिसे नखास पिंड चलो भी कहते हैं। दांडी यात्रा की तर्ज पर ही बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड यात्रा का आयोजन किया गया था। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास आया था। पटना यात्रा का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। अंग्रेजों ने इसे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके आंदोलन को वापस रोक दिया था। तारापुर नरसंहार या तारापुर गोलीकांड की बात करें, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के विरोध में मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को स्वतंत्रता सेनानियों ने तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की। अंग्रेजों ने 75 राउंड फायरिंग के बाद 34 भारतीय मारे गए, लेकिन केवल 13 मृतकों की पहचान की, जिसे तारापुर नरसंहार कहा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए के क्रांतिकारी सदस्य योगेंद्र शुक्ला के भतीजे बैकुंठ शुक्ला क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया। फणिंद घोष को एक बिहार के क्रांतिकारी थे। लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन गए। भगत सिंह और उनके सहयात्री को फांसी हो गई। बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में रह रहे फणिंद घोष की हत्या करके इसका बदला लिया। 14 अप्रैल 1934 को बैकुंठ शुक्ला को फांसी भी दे दी गई। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आप याद कर सकते हो। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीन नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया हुआ था। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा, बन गया था। अब इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव 1937 होते हैं। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों पर 107 पर अंग्रेज ने चुनाव लड़ा। 98 पर चुनाव में जीत हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हेलमेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भेजा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेजों ने 19 मार्च 1938 को कैदियों को छोड़ने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्य संभाल लिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1929 को त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग जो है कर दी। अब ये जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी सामने आया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना, भारतीय जनता को जागरूक करना। प्रथम सत्याग्रह के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रह के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। तीसरे सत्याग्रह के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना गया। बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को, गया में गौरी शंकर सिंह और सिलाब में नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुने गए। भारत छोड़ो आंदोलन का समय आता है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा भी दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। तत्कालीन पटना के जिलाधिकारी WG आचार्य ने आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए।
अनेक छात्र इस रूप में गंभीर गए। सातों अगर छात्रों की बात किया तो उमाकांत सिंह, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार थे इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किए गए और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 7 छात्रों के शहीद होने पर 8वें छात्र राम सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय झंडा फहराने में सफल हो गए थे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इस गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में वे 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, युगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन जो है कर दिया। इसके बाद नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर का राजविलास जंगल में गठित किया। बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि शास्त्र चलाने की शिक्षा दी। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसिफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो के प्रचार के लिए राम मनोहर लोहिया को चुना गया था। 1943 में मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आजाद दस्ता का प्रयास स्थिल पड़ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज्य ट्रेन नाम से इसे चलाया था। सीवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोलियों से शिकार हो गए थे। मुजफ्फरपुर में जुब्बा साइनी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाना पर हमला करके थाना प्रभारी वालर की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश दमन के दौरान सभी को बचाने के उन्होंने कहा, वालर को मैंने मारा है। 11 मार्च 1944 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र, धन एकत्रित करना, नौजवानों को अस्त्र चलाना प्रशिक्षण देना और उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। सुल्तानपुर में कांग्रेस के सदस्यों ने समानांतर सरकार की स्थापना भी कर डाली थी। 1942 की क्रांति में कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार से लोहा लेने के लिए ध्रुव दल का गठन किया। ध्रुव कुंडू का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले में शामिल है। इनकी शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था, याद रखिएगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। 8,783 सजा हुई थी, 134 शहीद हुए थे और 362 व्यक्ति घायल हुए थे। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिक एमरी ने बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह कहा था। पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। उस समय बिहार पृथक राज्य का जो गठन है श्रेय सचिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री नारायण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में बिहार से पटना टाइम्स बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के संपादक जो महेश नारायण थे, समाचार पत्र में उन्होंने पृथक बिहार के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1906 में सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार के समर्थक में एक पुस्तिका प्रकाशित भी की। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1908 में मोहम्मद फखरुद्दीन के नेतृत्व में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में पृथक बिहार का मांग किया गया। 1908 में सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम बनाए गए। बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित की गई। दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। पुनः पृथक बिहार की मांग की दोहराई गई। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया और अंततः 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण करके मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 में मोहम्मद कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया।
1938 में ही आदिवासी महासभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सुमेरिन थे। कलंतर में प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह थे। आशा सहाय ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1946 में जापान में स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने पर प्रशिक्षण जो है दिया हुआ था। गोविंदपुर गांव के श्री नारायण सिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियाबती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रसार बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की है। डॉक्टर पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक की रचना की है। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की है। 1906 में श्री कृष्ण सिंह ने और तेजस्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद के छात्रों ने मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा परिषद सरशंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। पंडित तोताराम की रचना फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष के माध्यम से भारत में आंदोलन को प्रेरित करने का प्रयास किया। पटना नवयुवक युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिंद राय के द्वारा की गई। आंदोलन में कुछ महिलाओं की भूमिका भी रही है, जैसे असहयोग आंदोलन जो 1920-21 में हुआ। सरला देवी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल छोड़ने का आह्वान किया था। सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान आयोजन का बहिष्कार किया था। इसी बात की जाए सवनावज्ञा आंदोलन की, 1930 से 34 में जो हुआ था उसमें शैल बाबा राय संथाल क्षेत्र में महिलाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सरस्वती देवी ने साधना देवी को 6 माह की सजा हुई थी। हसन इमाम के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के बाहर सत्याग्रह का आयोजन 30,000 से अधिक महिलाओं ने शिरकत की थी। सरदना देवी ने संताल क्षेत्र में महिलाओं का सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर विरोध आंदोलन के गिरफ्तार हुई थी। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह के फांसी के विरुद्ध आरा में आम सभा के नेतृत्व में कुसुम कुमारी ने कहा, नौजवानों तुम पीछे क्यों हो? बिस्मिल भगत सिंह खुदीराम की तरह तुम अपने को कुर्बान करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? भगत सिंह की चिता आग अभी ठंडी नहीं हुई है। 26 जनवरी 1933 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के विरोध में राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी को 15 मास की कारावास की दंड मिली। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से जो 41 में हुआ, प्रिवंदना देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी को गिरफ्तार करके 4 माह की कारावास की सजा दे दी गई। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942-45 में भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। इन्होंने पटना में विराट जुलूस का आयोजन किया था। सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारी में बाग में जुलूस का आयोजन किया गया और छात्रों ने भागलपुर जेल भेजने के क्रम में छुड़ा लिया था। गोविंदपुर में बात की जाए तो श्री नरसिंह गोप की पत्नी जिरिया देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी। शांति देवी को 15 अगस्त को छपरा टाउन हॉल के विशाल जनसभा की अध्यक्षता दी गई थी। सुनीता देवी राधिका देवी ने वैशाली में पुरुष वेश में मीलों साइकिल यात्रा करके आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। प्रभावती देवी ने महिला चरखा समिति का भी स्थापना की थी। बिहार में कुछ विदेशी यात्री आए थे, जैसे मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर के दूत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी रचना इंडिका है। पटना को इसने पाली बरोदा कहा है। डाईमेका सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत तब बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। फाइयान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र में आया। पाटलिपुत्र को इसने संपन्न और समृद्ध बताया था। चीनी यात्री हिनसांग हर्षवर्धन के समय में वर्धन वंश में भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा सियुकी में इसने जो है वर्णन किया है। नालंदा महाविहार में अध्ययन किया, महाविहार की विशेषताओं को उल्लेख किया। पाटलिपुत्र में एक महत्वपूर्ण नगर कन्नौज को इसने बताया है। सिंह की बात किया, चीनी यात्री नालंदा महाविहार में 10 वर्ष अध्ययन किया था। विक्रमशिला महाविहार का वर्णन किया। 3 वर्ष तक ताम्रलिपि रहा और संस्कृत की शिक्षा ली। अब्दुल लतीफ की बात किया, 17वीं शताब्दी में बिहार आने वाला ईरानी यात्री था। आगरा से राजमहल की यात्रा की और बिहार की इसने चर्चा की है। इसके बाद आपका मुल्ला यहाँ पर लिख देता हूं, है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा। मुल्ला बहानी आया था, तो ये भी एक ईरानी यात्री था जिसने बिहार की यात्रा की थी। पटना नगर के सांस्कृतिक विकास जीवन की प्रशंसा की। जन्नतुल हिंद भारत का स्वर्ग कहा है। और रॉल्फ फिच यह ब्रिटिश यात्री था। 1558 से 1591 में भारत आया। अकबर के समय में पहला ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था। पीटर मंडी विदेशी यात्री था, भारत आया था और 1632 में पटना की यात्रा पर व्यापारिक महत्व का इसने वर्णन किया। जॉन मार्शल एक अंग्रेज यात्री था, एक चिकित्सक था। 1670 से 1631 में अकाल के दौरान बिहार की यात्रा की। मनुची इटली का यात्री था, शाहजहां के शासनकाल में आया था। बिहार की यात्रा की व्यापारिक महत्व का वर्णन किया।
और तेवनियर की बात की जाए, फ्रांसीसी यात्री था, पटना की यात्रा के व्यापारिक महत्व का इसने वर्णन किया है। बिहार में कुछ पत्र पत्रिका और समाचार पत्र जैसे बिहार बंधु 1872 में और 1874 में गठित की गई थी कलकत्ता में एवं पटना में। सर्वहितैषी 1890 में पटना में, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था प्रदीप 1941 में पटना में। अंग्रेज अगर पत्रों की बात किया तो द बिहार हेराल्ड 1875 में स्थापित किया गया, इंडियन क्रॉनिकल 1881 में, बिहार टाइम्स 1894 में, बिहार टाइम्स 1903 में, द बिहारी 1906 में, द सर्चलाइट 1917 में, द मदरलैंड 1921 में, द पटना टाइम्स 1921-24 में, द इंडियन नेशन 1931 में और उर्दू में नूरुल अनवर 1876 में मोहम्मद हाशिम के द्वारा जो है संगठन मतलब स्थापित किया गया था। अब बिहार की कुछ घटनाएं हैं, इन घटनाओं को इनको एक क्रम में थोड़ा देख लेते हैं। हो सकता है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक या दो ही क्वेश्चन बन जाते हैं तो बढ़िया रहेगा, है ना, कोई आपका चला नहीं जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही लेना है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नर, इसको ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिल जाती है एग्जाम्स के लिए, है ना, और टेस्ट सीरीज के अलावा आपको मल्टीपल कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो कोर्स एवं मल्टीपल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको ई बुक भी मिल जाती है। तो मल्टीपल्स ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है हमारी, जिसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए कुछ बिहार की घटनाओं की बात की जाए। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत टाइम से एक ही कलर चल रहा है ना। चलिए ठीक है। अभी 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हुआ। 544 में बिंबिसार के द्वारा मगध का उत्थान किया गया, हर्यक वंश की स्थापना की गई। 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना की गई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का वर्णन कलिंग युद्ध किया गया। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्ध की हत्या कर दी गई। शुंग वंश की स्थापना की गई। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा के बनने अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया गया। 320 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। 635 ईस्वी में हिंसांग ने बिहार की यात्रा की। 673 में इत्सिंग ने बिहार की यात्रा की। 750 ईसा पूर्व में पाल वंश की स्थापना की गई। 1198 में बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त की। 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का अभियान हुआ। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ। 1359 से 60 में फिरोज शाह का बिहार में अभियान हुआ। 1504 में सिकंदर लोदी बिहार की अभियान किया। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त की गई। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर फिर विजय प्राप्त की गई। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई की गई, शेरशाह की जीत हुई। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, शेरशाह की जीत हुई। 1540 में कन्नौज में युद्ध हुआ, शेरशाह की जीत हुई और सूरवंश की स्थापना की गई। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1545 में कालिंजर युद्ध में दौरान शेरशाह का निधन हो गया। 1576 में अकबर का बिहार विजय हुई। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1621 में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनाया गया। 1632 में पीटर मुंडे की बिहार यात्रा की गई। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी कर दी गई। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों का वास्तविक स्थापना की गई। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार की यात्रा हुई। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। 1713 में फरुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1770 में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन हुआ, सूरजउद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में बात किया है तो देवघर में बिहार में 1857 क्रांति का प्रसार हुआ। 1865 में पटना अभियान के द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया। 1874 में बिहार में अकाल फिर से पड़ा। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ। 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1906 में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की गई। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1912 में बिहार का पृथक प्रांत गठन किया गया। 1913 में पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल का अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ।
1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिहार में होम रूल लीग का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन, मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसके बाद 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1929 में क्रांति किसान सभा का गठन हुआ। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना की गई। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया गया। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। 1942 में आजाद दस्ता का गठन किया गया। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को औपचारिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद महात्मा गांधी के कुछ शब्द हैं। मेरे सपनों का भारत, मैं एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करूंगा जिसमें ऐसी स्थितियां होंगी, सबसे गरीब लोग भी इसे अपना देश मानेंगे, जिसके निर्माण में उनकी आवाज असरदार होगी। भारत एक महान देश होगा जहां ऊंचे और नीचे वर्ग के लोग नहीं होंगे, जहां सभी संप्रदाय के लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ रह सकेंगे। ऐसे भारत में न तो अपरिशुद्धता का अभिशाप होगा, न शराबखोरी, न नशाखोरी का महिलाओं के पुरुषों पर जितना अधिकार पा सकेंगे। मेरे सपनों का भारत ऐसा ही होगा। ये महात्मा गांधी के कुछ आपके शब्द हैं। तो आज हमने यहाँ पर अपना पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को पता होगा बिहार में ज्योग्राफी से आपके कई सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपकी रहने वाली है। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा था, उसको भी देख लेना है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बिहार की ज्योग्राफी, उसको भी कवर आपको कर लेना है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।